नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। हल्द्वानी से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा है और आज एक दिवसीय जनपद भ्रमण पे मुख्यमंत्री धामी है। सर्किट हाउस काठगोदाम में सीएम धामी की बैठक है। अधिकारियों के साथ वो बैठक कर विचार विमर्श करेंगे। तो हल्द्वानी का एक दिवसीय दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। सर्किट हाउस काठगोदाम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक है और अधिकारियों के साथ वो बैठक कर विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रम भी हैं जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। तो यहां पहुंचने पे उनका जोरदार स्वागत किया गया। आज एक दिवसीय जनपद भ्रमण पे सीएम धामी है और यहां सर्किट हाउस काठगोदाम में वो एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं और इस बैठक के अलावा कुछ और कार्यक्रम भी हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे। इससे पहले भी अलग अलग जिलों का दौरा करते रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ताकि ये देखा जा सके कि कितना बदलाव उत्तराखंड में हुआ है और कितना बदलाव करने की ज़रूरत है। फिर चाहे पर्यटन की बात हो, विकास की बात हो, बदलाव की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, हर क्षेत्र में उनका खासा फोकस रहा है कि कैसे उत्तराखंड को प्रगति के पथ पे और आगे लेकर जाया जाए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा है और हल्द्वानी में वो बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और कार्यक्रम भी हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे। तो इससे पहले भी अलग अलग जिलों का दौरा अक्सर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आते हैं और खुद समीक्षाएं करते हैं, खुद बैठक करते हैं, खुद आगे की रणनीति तय करते हैं। जिस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है उसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जाता है और अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए जाते हैं कि किसी भी तरह से गुणवत्ता से खिलवाड़ ना किया जाए। लोगों की समस्याओं का समाधान हो, ये प्राथमिकता रही है। कनेक्टिविटी बेहतर हो, इस पर भी जोर दिया गया है। क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है, उसमें श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इस पर भी मुख्यमंत्री का फोकस रहा है। और सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, आज हल्द्वानी दौरे पे है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्या कुछ खास रहने वाला है? जी, मुख्यमंत्री कुमाऊं के दौरे पर हैं और इस वक्त पुरीठा साहब में थे थोड़ी देर पहले। ये सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और गुरुद्वारा है। इसके बाद मुख्यमंत्री हल्द्वानी आ रहे हैं और कुमाऊं के हल्द्वानी में सर्किट हाउस में अफसरों के साथ बैठक करेंगे और रात्रि में दोबारा वो चंपावत जा रहे हैं और रात्रि विश्राम अपने खटीमा स्थित आवास पर करेंगे। कल भी मुख्यमंत्री दोपहर तक चंपावत में है। देखिए, कल ही वो दिन है जब विजयी हुए थे मुख्यमंत्री धामी चंपावत विधायक के तौर पर। कल उन्हें 1 साल पूरा हो रहा। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी मसूरी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान रितु खंडूड़ी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से आगामी नगर निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वो यमुनोत्री और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जा रही हैं और लौटते वक्त भराड़ीसैंण में बाल आयोग के द्वारा बाल विधानसभा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 70 बच्चे प्रतिभाग करेंगे। से आज निकली हूँ, मसूरी होते हुए, धनौल्टी होते हुए मैं आज हरसिल पहुँचूँगी। रात का मेरा स्टे हरसिल में है। कल गंगोत्री दर्शन करने के बाद फिर टिहरी पहुँचूँगी और घनसाली होते हुए फिर मैंने बद्रीनाथ जी पहुँचना है और लौटते वक्त गैरीसैंण, भराड़ीसैंण, गैरीसैंण जाऊँगी। और आप सबको बताते हुए मुझे बहुत आनंद भी आ रहा है कि इस बार 5 और 6 तारीख को 70 बच्चे वहाँ पर बाल विधानसभा का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, बाल आयोग द्वारा आयोजित हो रहा है। तो इस प्रदेश के 70 बच्चे वहाँ पर पहुँचेंगे। विधानसभा कैसे चलती है, मुख्यमंत्री जी का क्या दायित्व होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या दायित्व होता है, कैसे विधायक सदन में बोलते हैं, डेमोक्रेसी में सदन की सत्र की क्या महत्ता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बच्चों के द्वारा दिखा। और सुदीप जैन इस पे ज्यादा जानकारी हमें देंगे। सुदीप, रितु खंडूड़ी यहाँ पे आगामी चुनाव को देखते हुए भी काफी एक्टिव नजर आई। बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को भी निर्देश दिए कि तैयार रहिए निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए। देखिए, कोटद्वार के विधायक है रितु खंडूड़ी, दूसरी बार की विधायक है
और वो विधानसभा अध्यक्ष भी संवैधानिक पद है ये। तो चूंकि अब आगे महासंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है, 1 माह में घर घर तक लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसी क्रम में रितु खंडूरी ने भी मसूरी दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से अनुरोध किया है कि चुनाव की तैयारियों में जुटे और पार्टी को विजयी बनाएं। साथ ही बाल विधानसभा गैरसैंण में होने जा रही है। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन विधानसभा है। यहाँ पर 70 बच्चे आएंगे, जो कि कोई मुख्यमंत्री के रूप में होगा, कोई लीडर अपोजिशन के रूप में होगा और अन्य कोई इन्हीं में से कोई विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य विधायक के तौर पर होंगे, ताकि बच्चे समझ सकें विधानसभा क्या होती है, इसकी क्या महत्ता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है और यहाँ क्या कुछ होता है। तो ये एक ओवरऑल जो सिनेरियो है, जो ओवरऑल गैरसैंण में सत्र होना है बच्चों का, बाल सदन, उसकी जानकारी भी रितु खंडूरी ने दी। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए सुदीप, कुछ और खबरों में जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू अधिकारियों के साथ माल रोड का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी देहरादून, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, एसडीएम मसूरी मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि माल रोड के पुनर्निर्माण के कार्य में हो रही देरी को लेकर मुख्य सचिव ने नाराजगी जाहिर की। और देहरादून में स्मार्ट सिटी के काम पे बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। दरअसल देहरादून के सहारनपुर चौक से धर्मपुर विधानसभा में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का काम किया जा रहा है, जिसे रुकवा दिया गया है। वहीं विधायक धर्मपुर ने कहा कि पूरे देहरादून में ड्रेनेज सिस्टम को बिगाड़ के रख दिया है, लेकिन वो अपनी विधानसभा में ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। स्मार्ट सिटी में काम हुआ है, आपको मालूम है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। और उसी क्रम में इन्होंने अभी सहारनपुर चौक से लेके भंडारी बाग की तरफ में एक नाले का टेंडर किया है, लेकिन वो आधा अधूरा है क्योंकि उसका टेल एंड नहीं बना रहे। जब भी मेरी जानकारी में है, मैंने उसका उद्घाटन कैंसिल करा दिया और मैंने बाकायदा स्टैंड ले रखा कि जब तक उसको टेल एंड तक ठीक नहीं करेंगे, मैं उस कार्य को प्रारंभ नहीं होने दूंगा। शहर में जो नाश इन्होंने मारा है, मेरी विधानसभा में नहीं मार सकते, ये तय है, मैं इनको करने नहीं दूंगा। तो उस पर भी प्रस्ताव बन रहा है। जब तो प्रस्ताव बन जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा उसका, उसके बाद ही वो नाला बन पाएगा। ये मेरा स्टैंड है, मैं उस पर आगे काम कर रहा हूँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी मैंने उनको 1-2 बातें समझाई हैं। अभी इन्होंने परेड ग्राउंड से लेते हुए सारा पानी रेस कोर्स में। देहरादून के दीनदयाल पार्क में आस्था इलेक्ट्रिकल्स के सभी कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान कर्मचारियों को कहना है कि हमारे द्वारा नगर निगम क्षेत्र में पिछले 5 साल से स्ट्रीट लाइट की देखभाल और स्ट्रीट लाइट को लगाने का काम किया जा रहा है। हमारी कंपनी को पिछले 2 साल से लाइट मेंटेनेंस का बकाया लगभग 4 करोड़ रुपए और नगर निगम की आपसे खींचतान के कारण नहीं दिया गया। 2 साल से बिना भुगतान के हमारी कंपनी काम कर रही है। पेमेंट ना मिलने से हमारी कंपनी कर्मचारियों को सैलरी देने में 2 से 3 महीनों का देरी कर रही है। इस बात से है कि हमारी कंपनी पिछले 5 साल से नगर निगम देहरादून और ईएसएल के लिए देहरादून में स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन का काम करती है, मतलब पूरी देखभाल और नई लाइट लगाने का काम करती है। लेकिन हो क्या रहा है कि पिछले 5 साल से काम हम कर रहे हैं ना, 4 साल बिल्कुल सही गुजरे। पिछले 1 साल से क्या हुआ कि नए नगर आयुक्त जो मनु गोयल जी आए हैं ना, उसके बाद से हमारी कंपनी को वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला। जो भी हम कंप्लेंट करते हैं, जो भी हम 24 घंटे में या 48 घंटे में कंप्लेंट करते हैं, उसका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से हमारा वेतन रुक गया ईएसएल कंपनी के द्वारा। अच्छा, इसमें मैटर क्या है कि नगर निगम ने ईएसएल कंपनी को पूरा पेमेंट कर दिया है। अब मेरे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर हमारा काम सही नहीं है, ठीक है, हम कंप्लेंट नहीं कर पा रहे मान लो, तो पेमेंट किस बात। देखिए, आस्था कंपनी ईएसएल का सब वेंडर है और आस्था कंपनी से हमारा डायरेक्ट कोई अनुबंध किसी प्रकार का है नहीं, तो इससे हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं है। ईएसएल नगर निगम में अनुबंध के अंतर्गत उसको लाइट्स लगानी भी थी, रिपेयर और मेंटेनेंस भी करना था, परंतु उनके द्वारा रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं किया गया, जिसके संबंध में उनके पेनल्टीज़ वगैरह लगा के उनका जो भी भुगतान बनता था दे दिया गया। इसके पश्चात अब कंपनी के द्वारा अपने सब वेंडर को भुगतान किया गया है या नहीं किया गया है, ये कंपनी और सब वेंडर के बीच का मैटर है, इससे नगर निगम का कोई मैटर है नहीं। ऑल्दो ईएसएल ने जो ये कार्य अभी स्ट्रीट लाइट का व्यवधान जो उत्पन्न हुआ है, उसके क्रम में नगर निगम ने अपनी तैयारी कर ली है और नगर निगम के द्वारा अब लाइट को रिपेयर करने की कार्रवाई अपने स्तर से कुछ ही दिनों में प्रारंभ कर।
अल्मोड़ा में राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विगत दिनों दिल्ली में साक्षी हत्याकांड को लेकर पुतला दहन कर इस्लामिक कट्टरपंथी के खिलाफ विरोध दर्ज किया। नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा, आज भारत में जिस प्रकार धर्म परिवर्तन किया जा रहा है उसको राष्ट्रीय हिंदू परिषद बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने साक्षी के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जो इस्लामिक कट्टरपंथी जो सोची समझी साजिश के तहत जो भारत को एक दीमक की तरह अंदर ही अंदर जो है खोखला करते जा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारी दिल्ली में एक घटना हुई थी, बहन जो साक्षी थी वो मुसलमान जो लड़का था जो हिंदू बताकर अपने को हिंदू बताता था, हाथ में कलावा बांधता था, उसने जो है हमारी बहन की हत्या कर दी। उसका कारण क्या रहा कि उसने जो है अपना जो धर्म है वो बदलने के लिए इनकार कर दिया और एक सोची समझी साजिश के एक साक्षी ही नहीं, हमारे देश की कई ऐसी बहनें हैं जो अपने जो धर्म को परिवर्तन नहीं कर रही है तो उसे मार दिया। सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, दिल्ली में साक्षी हत्याकांड की गूंज उत्तराखंड में भी सुनाई देने लगी है। सुदीप, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो मेरी आवाज सुदीप तक नहीं जा रही। हम फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो विस्तार से बताएं कि यहाँ किस तरह विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं, कैसे साक्षी के हत्यारे को फांसी देने की मांग की जाने लगी है और कैसे यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। अल्मोड़ा की यह तस्वीर जहां राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात पौड़ी निवासी जवान प्रमोद रावत की मौत के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। प्रमोद रावत मूल रूप से कलजीखाल ब्लॉक के अगरोड़ा गांव के रहने वाले थे। ग्रामीण हेमंत बिष्ट ने बताया कि प्रमोद के घर पे इसी महीने 25 जून से भागवत कथा आयोजित होनी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री प्रमोद रावत की मृत्यु की जांच रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कराएं, जिससे इस घटना का खुलासा हो सके, उन्हें इंसाफ मिल सके। अगर इस घटना की निष्पक्ष जांच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नहीं करवाई जाती तो वो आगामी दिनों में क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे। इस व्यापार में हम लोग एक अपनी शॉप चलाते हैं और बड़ी दुख की बात है कि हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र का जो मुख्यमंत्री आवास में ड्यूटी उसमें थे, तो वो इनके साथ एक घटना हो चुकी है, एक्सीडेंट जिसको कहा जा सकता है, जो ऑन स्पॉट गोली चल गई या एक्सीडेंट राइफल साहब करते हुए तो ये घटना हो गई। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इसलिए आज हमारा जो है व्यापार पूरा भाई जिंदा दिल आदमी खो दिया है और जिस प्रकार सुनने में आ रहा है कि उसने आत्महत्या की, मैं जहाँ तक उसको जानता था वो जिंदा दिल आदमी आत्महत्या कर ही नहीं सकता था, यह हत्या हुई है। और मैंने कोई भी मेरे को फ़ोन कर रहा है तो वो बोल रहा है कि गोली, मैंने कहा गोली वो आदमी मार ही नहीं सकता है ना, कुछ ना कुछ इसका आप सुनने में भी ये भी आ रहा है कि गोली की आवाज़ नहीं आई, सुनने में ये भी आ रहा है कि उसको उसके साथियों ने कई बार फ़ोन किया है, जब उसने फ़ोन नहीं किया तब उसको देखने गए उसके साथ ही 5-10 मिनट बाद। और सुनने हम तो ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो घेरा है उसके अंदर सीसीटीवी, सरकार बोल रही कि प्रत्येक जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए। क्या मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड इतना वो है कि एक उस क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री का सराउंडिंग एरिया है वहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं थे? हमने अपना भाई जिंदा दिल आदमी। और सुदीप जैन इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, प्रमोद रावत की आत्महत्या को लोग मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, चूंकि परिजन है जो परिचित हैं उनकी बात जायज है, उनका अपना पक्ष है। और कल जैसे ही घटना प्रकाश में आई तत्काल पुलिस के सारे बड़े अफसर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। अब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये क्या हालात थे कि गोली
कैसे लगी, गोली चली है, आत्महत्या हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ यानी इंसिडेंटल है, या कोई और साजिश है। इसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि एफएसएल टीम के लोग होते हैं या जो जानकार होते हैं, बंदूक के चलने पर, गोली लगने पर क्या स्थिति हालात होती है, क्या दूरी होनी चाहिए, इन सारी चीजों का टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्निकल जो तकनीकी ज्ञान से जो दक्ष लोग हैं उसका परामर्श पुलिस अधिकारी ले रहे हैं। मौके पर कल एडीजी एडमिन और मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार भी पहुंचे थे। उन्होंने हर स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। सीनियर अफसर हैं, कई बड़े जिलों के कप्तान भी रहे हैं। उनका भी मानना है कि जो ये पूरी जो जितनी भी बातें हैं, जितनी भी चर्चाएं हैं, जब एक बार विधिवत जांच हो जाएगी तो और स्थिति साफ होगी। परंतु आत्महत्या उसने की होगी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि छुट्टी को लेकर कोई समस्या नहीं है। 16 जून से छुट्टी की जो मंजूरी की फाइल है वो आगे बढ़ चुकी है। पारिवारिक रूप से भी प्रमोद ठीक है और आर्थिकी भी ऐसी कोई कमजोर या कम नहीं है कि कोई बहुत आदमी परेशान हो, तनाव में हो। तो आखिर क्या वजह है मौत की, ये जांच की विस्तृत रिपोर्ट और स्पष्ट करेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री सुरक्षा में थे प्रमोद रावत और मुख्यमंत्री आवास से सटा ही उनका बैरक था जहां ये घटना हुई, और भी क्या कुछ है पूरा घटनाक्रम आगे, मतलब कि जांच में क्या और निकलेगा, रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और काशीपुर में नगर क्षेत्र के कुछ प्रॉपर्टी डीलर ढेला नदी से 200 मीटर की दूरी को नजरअंदाज करते हुए ढेला नदी के पास मकानों का निर्माण धड़ल्ले से कर रहे हैं, जबकि जिलाधिकारी उधम सिंह नगर का सख्त निर्देश है कि किसी भी नदी के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन ने 200 मीटर के दायरे में अगर कोई निर्माण कार्य किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। कहीं ना कहीं जैसे कि बरसात का सीजन लगने वाला है, ये भयावह रूप ले सकता है आने वाले समय में, इसको किस तरीके से? देखिए, जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि ढेला नदी हो या कोई सी भी नदी हो और उसकी परिधि में अगर कोई आवासीय कॉलोनी बना रहे हैं तो वो गलत है और उसको जो है 200 मीटर का जो दायरा है उससे दूर बनानी है। और मेरे द्वारा अभी जो है निरीक्षण भी किया गया था, तो वहाँ ढेला नदी के किनारे देखा होगा आपने, एक पत्थर की दीवार भी बनाई गई थी, जिसको मेरे द्वारा जो है अभी 1 हफ्ता पहले जो है गिरा दिया गया है। और जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, अभी मैंने राजस्व निरीक्षक को निर्देश दिए हैं कि जितनी भी ऐसी कॉलोनियाँ उनको चिन्हित करें, ताकि जो है आपदा के टाइम पे जो है कोई जनहानि या कोई पशु हानि ना होने पाए और उनको चिन्हित किया। सुदीप, 200 मीटर के आसपास नदी के निर्माण करना मना है, उसके बावजूद नियमों की अनदेखी यहाँ की जा रही है, निर्माण कार्य हो रहे हैं। जी बिल्कुल, राज्य सरकार अतिक्रमण को लेकर गंभीर है और अब नदियों के नालों पर जो अतिक्रमण हुए हैं उसके लिए कल से ड्राइव शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री का बहुत स्पष्ट विजन है, बहुत स्पष्ट निर्देश है कि जो डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, यानी जो मूल स्वरूप छेड़ा जा रहा है स्थिति का, परिस्थिति का, उस पर कार्रवाई होगी। अब ये वहां पर जो 200 मीटर के नियमों को तोड़ा जा रहा है या उसमें लापरवाही स्थानीय लोगों की है, इसमें कार्रवाई होगी। और जब अधिकारी ये बात दावा कर रहे हैं और क्या बिना मिली भगत के ये हो रहा होगा, ये भी कहना शायद जल्दीबाजी होगा। देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और किसकी लापरवाही है या किसी की मिली भगत है, ये स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। और मसूरी के लंढौर साउथ रोड पर खुले में बह रहे सीवरेज और गंदगी की समस्या अब दूर होने की उम्मीद है। जल संस्थान के अफसरों ने मामले को गंभीरता से लिया है और जल संस्थान ने सीवरेज बहाने के मामले में 8 लोगों को नोटिस थमाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि द्वारा कभी भी साउथ रोड की समस्या को लेकर कोई काम नहीं किया गया। क्षेत्रीय सभासद आरती अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्र की समस्या को लेकर लगातार काम करती रही हैं और सीवरेज की समस्या को दूर करना गढ़वाल जल संस्थान का काम है, जिसको लेकर उनके द्वारा अधिकारियों को पत्र लिखकर क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया जाता रहा है। हमारा नगर पालिका द्वारा काम हो रहा है, वो तो कहते हैं नगर पालिका द्वारा काम है कि सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए और जो सीवरेज की समस्या है वो गढ़वाल जलस्थान से संबंधित है। फिर भी मेरे द्वारा कई बार गढ़वाल जलस्थान को लिखित में भी दिया गया और मौखिक तौर पे भी बोला गया। 1-2 बार मैंने इन लाइनों को खुलवाया है, लेकिन जो मैंने कहा पुरानी लाइन है उसको नई लाइन में जोड़ के पुरानी लाइनों को बंद कर दिया जाए। और जो ये प्राइवेट लाइनों से ये जो पानी बह रहा है, ये प्राइवेट घरों का पानी है, उसमें तो कई बार नगर पालिका द्वारा इनको नोटिस भी दिए गए हैं। अब ये इनका प्राइवेट है तो ये इनको
इतना समझना चाहिए कि इससे नीचे वालों को भी परेशानी हो रही है, तो वो अपने पाइप की लाइन ठीक कराएं। नगर पालिका द्वारा कीन की पूरी संस्था काम कर रही है। परसों हमने कंप्लेंट करी थी, एक इंस्पेक्शन कराया था। आज नगर जल संस्थान द्वारा एक कार्रवाई करी गई, जिससे कि जल्दी एक अच्छाई, हमें एक पॉजिटिव मैसेज दिखेगा। और ये जल्द जो सीवेज ओपन में बह रहा है, गंदगी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये जल्दी से जल्दी ठीक हो पाएगी। लोगों की नाराज़गी होना भी बिल्कुल तय है, क्योंकि जब लोगों को दिक्कतें होती हैं तभी नेता लोग घर से बाहर निकलते हैं। उसके अलावा कोई भी किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर पिछले इतने सालों से ये गड्ढा है, आज तक किसी ने नहीं देखा इस पर। प्रतिदिन गाड़ियाँ यहाँ पर चलती है, सब यहाँ से गुजरते हैं, पर किसी ने आज तक कोई देखा नहीं। इस तरीके से दिक्कतें लोगों को। पानी गिरता रहता है। अभी पिछले साल मैंने घर में 2 लाख रुपए लगा के रिपेयरिंग कराया, उसके बाद भी वो हमारी टंकी है वो पूरी गला दी उन्होंने, पानी है शिविर का पानी डाल के। मैं आपको भी दिखाता हूँ, लाइव लोकेशन पे चलाओ मेरे साथ। ये 20 साल हो गए, मैं आपको नालियों के हाल दिखाता हूँ, कुछ नहीं हो रहा जी यहाँ 20 साल से। पर 1-2 चैम्बर जो थे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त थे, और 1-2 चैम्बरों के ऊपर लोगों द्वारा कंक्रीटिंग करके इसको दबा दिया गया था। तो आज उन चैम्बरों को खुलवाया जा रहा है। कुछ लोगों के पर्सनल जो पाइप थे, सीवर के पाइप थे, वो भी लीकेज पाए गए, तो उनका नोटिस काट के उनका चालान दिया जा रहा है उनको, और उनके पानी बंद करने की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। कई चैम्बर आपके क्षतिग्रस्त भी है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? ये जो चैम्बर क्षति। और देहरादून में 6 जिलों में बारिश होने के साथ तेज गर्जन और हवा चलने की संभावना है, जबकि प्रदेश के कुछ पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह की तरफ से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के साथ पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। प्रदेश की बात करें पूरे की, तो करीब करीब साफ रहने वाला है, परंतु जो हाई रीचेज में मैं कहूँगा कि जो छुटपुट एक्टिविटी है शाम के समय, जो कि उसका एक लोकल वेदर रहता है, वो तो एक्टिविटी मिलेगी जो है। तो अगर ये 12 से 15 दिन की बात करें तो इसमें मौसम करीब करीब साफ रहने वाले हैं, और साथ ही जो तापमान है वो बढ़ेंगे। तो तीर्थयात्री उनके लिए ठीक है, समय ठीक है, उसमें वो जा सकते हैं। कोई मौसम की तरफ से कोई विशेष कुछ भी नहीं है। बस यही है कि थोड़ी तैयारी तो हमेशा ही, जो उच्च हिमालय क्षेत्र है, थोड़ी बारिश होती है वहाँ पर, तो तापमान एकदम तेजी से गिरते हैं, तो उसकी तैयारी, उस तरह की जो तैयारी है वो बिल्कुल होनी चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।